Hello, dear students. Welcome to Needy Science Academy. We were studying chapter Human Health and Diseases. Under that, we had just started about AIDS. AIDS, everybody knows that AIDS stands for Acquired Immunodeficiency Syndrome. ओके तो इम्यून सिस्टम में कोई डेफिशिएंसी हो जाती है, इस कारण ये सिम्टम्स आते हैं और ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं इस डिज़ीज़ के। और इन हिंदी वी कैन से कि एक जानलेवा बीमारी है ये। HIV इसका रिस्पॉन्सिबल होता है, HIV वायरस, जिसका फुल फॉर्म भी आपको पहले से पता होगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और ये ग्रुप ऑफ वायरस होता है जिसको रेट्रो वायरस कहते हैं, जो कि जिसके किससे एनवेलप के अंदर होता है, RNA जीनोम के अंदर। तो HIV का जो इन्फेक्शन होता है वो या तो ऑलरेडी जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से या उसी के कॉन्टेमिनेटेड ब्लड को इन्फ्यूज़ कर दिया हो बॉडी में, या उसी की इन्फेक्टेड नीडल्स जो इन्फेक्टेड पर्सनस है उससे ड्रग्स लियो किसी और हेल्दी पर्सन ने। और अगर मदर इन्फेक्टेड है तो चाइल्ड को भी प्लेसेंटा के थ्रू इन्फेक्शन हो जाता है। तो पीपल जो हाई रिस्क पे हैं तो उनका ज़्यादा रिस्क है इन्फेक्शन का। ओके, कई लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होती है, कईयों की लो होती है, कहीं को जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। ओके, अब ये देखिए, ये इसमें डायग्राम दिया है, ये रेट्रो वायरस बताया है, वायरल प्रोटीन कोट है इसके ऊपर। ओके, वायरस जो है ये नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करता है। तो वायरल RNA इज़ इंट्रोड्यूस इनटू सेल। तो वायरल DNA इज़ प्रोड्यूस्ड होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से। क्या प्रोड्यूस हुआ? वायरल DNA प्रोड्यूस हुआ। ये एनिमल सेल दिखाया है, उसके अंदर गया ये। तो वायरल DNA इनकॉर्पोरेट कहाँ हो गया? होस्ट में इनकॉर्पोरेट हो गया। ये देखिए, ये DNA और न्यूक्लियस। उसके कारण क्या हो? नया वायरल RNA प्रोड्यूस हो गया, इन्फेक्टेड सेल हो गया, इन्फेक्शन हो गया, नया ट्रांसक्रिप्टेड RNA प्रोड्यूस हो गया। ये वायरल RNA है। ओके, इन्फेक्टेड पर्सन है, ये नॉर्मल पर्सन में इंट्रोड्यूस हुआ और नया वायरस प्रोड्यूस हो गया। और ये नए वायरसेस बन गए जो कि दूसरे सेल्स को भी इन्फेक्ट करेंगे। तो इन्फेक्टेड सेल तभी सरवाइव करते हैं जब वायरस रेप्लिकेट होते हैं और रिलीज़ होते हैं। ओके, तो इस तरह से इसका रेट्रो वायरस के थ्रू इन्फेक्शन होता है, रेप्लिकेशन होता है। ओके, तो सेक्सुअल पार्टनर में से एक इन्फेक्टेड है या ड्रग इंड्यूस करते हो इन्फेक्टेड पर्सन से ले ली, जो कि ड्रग्स इंट्रावेनसली देते हैं। ओके, और रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ और चिल्ड्रन जो हुआ उसको HIV है, इन्फेक्टेड है, और उसी के ब्लड से उसी की इन्फेक्टेड नीडल किसी और को लगा दी तो भी हो जाता है। ओके, तो रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जब होता है तो ओके, जैसे थैलेसीमिया इसमें चाहिए होता है। तो HIV और एड्स है वो टच से नहीं होता, ना फिज़िकल कांटेक्ट से होता है। इट स्प्रेड्स बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू ही ये स्प्रेड होता है। तो फिज़िकल और साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है कि HIV और एड्स और इन्फेक्टेड पर्सन को आइसोलेट नहीं करना है फैमिली और सोसाइटी से, बस वो उसका बॉडी फ्लूइड से कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। तो दिस पीरियड में वारी फ्रॉम, जब अपीयरेंस एड्स के सिम्टम्स जो हैं, जब आपको पता है बहुत लेट लगता है। एक बहुत बड़ा कारण ये भी इसका क्योर नहीं होने का, कई बार 5 महीने भी लग सकते हैं और कई बार 5 से 10 साल भी लग जाते हैं। पता लगने के बाद जब वो पूरा फैल चुका होता है तब पता लगता है कि एड्स हो गया है। तो जब बॉडी के अंदर जाता है, आफ्टर गेटिंग द बॉडी ऑफ द पर्सन, वायरस का एंटर करता है मैक्रोफेजेस में, जहाँ पे RNA जीनोम जो है वायरस का वो रेप्लिकेट होता है और फॉर्म करता है वायरल DNA। ओके, जैसा अभी हमने डायग्राम में भी दिखाया था। एंजाइम कौन सा है उसमें? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो वायरल DNA जो इनकॉर्पोरेट होता है होस्ट सेल के DNA में और डायरेक्ट होता है इन्फेक्टेड सेल में और प्रोड्यूस करता है वायरस पार्टिकल्स। तो मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो कंटिन्यूसली वायरस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कोई HIV की फैक्ट्री लगी हुई है।
तो HIV जो है एंटर कर देता है टी लिम्फोसाइट्स में और रेप्लिकेट करता है और बहुत सारे वायरसेस प्रोड्यूस करता है, और जो वायरसेस हैं रिलीज़ हो जाती हैं ब्लड में और दूसरे टी लिम्फोसाइट्स पर भी अटैक करती हैं। और इस कारण क्या होता है, प्रोग्रेसिव डिक्रीज़ हो जाता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स का इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में। तो उसमें क्या क्या आते हैं, बुखार आ जाता है, लूज मोशंस हो जाता है, वेट बहुत रिड्यूस हो जाता है। तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के डिक्रीज के कारण पर्सन जो है इन्फेक्शन से सफ़र हो जाता है। ओके, तो इस तरह का जो है ड्यू टू बैक्टीरिया, स्पेशली माइकोबैक्टीरियम वायरसेस, फंगाई है, पैरासाइट्स हैं, टॉक्सोप्लाज्मा, the person starts suffering for infection that could have been otherwise overcome. ओवरकम को कब हो जाएगा, अगर माइकोबैक्टीरिया के कारण है, किसी और वायरस के कारण है, टॉक्सोप्लाज्मा के कारण है, तो इन सिम्टम्स से वो ओवरकम कर जाएगा। तो पेशेंट जो इम्यूनो डेफिशिएंटी है वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है अपने को इन्फेक्शन से। तो वाइडली यूज डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज़ किया जाता है एड्स से, जिसको बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एलिसा, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है, टेस्ट फॉर एड्स। तो ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंट्री रेट्रोवायरल ड्रग्स होती हैं, जो कि पार्शियल इफेक्ट होती हैं, वो प्रोलॉन्ग तो कर देती हैं लाइफ को, पर डेथ को नहीं रोक सकती, ये इनएविटेबल है। ओके, उसको नहीं रोका जा सकता। हाँ, कि उसकी लाइफ को ज़रूर प्रोलॉन्ग कर, उसको अवॉइड ज़रूर किया जा सकता है, काफ़ी टाइम तक उसको दूर रखा जा सकता है डेथ बेड से, पर उसको पूरी तरह से कम्प्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता। तो वाइडली यूज डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है एड्स का, एलिसा। इसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। अब प्रिवेंशन क्या क्या है उसका, जैसे हमने बताया क्योर नहीं है कोई, प्रिवेंशन ही बेस्ट ऑप्शन है। ओके, तो जैसे कई बार ये HIV इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है कई बार। ओके, निमोनिया है, टाइफाइड है, तो ये तो हो जाते हैं लोग, इन्फेक्शन से हो जाता है। इन्फेक्शन जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में होता है तो न्यू बॉर्न में हो जाता है मदर के थ्रू, तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पुअर मॉनिटरिंग, ध्यान नहीं रखने से हो जाता है छोटे बच्चे में, माँ में टाइफाइड, निमोनिया। तो इसमें इग्नोरेंस के कारण कभी मरना नहीं चाहिए, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। इसमें अवेयर रहना चाहिए कि नीडल जो यूज़ की जा रही है वो सही है कि नहीं, ब्लड जो ट्रांसफ्यूज़ किया जा रहा है वो ये सही है कि नहीं है। ओके, नेशनल, इसका हमारे कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और कई अदर NGOs भी हैं जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये बहुत कुछ कर रही हैं लोगों को एड्स के लिए जागरूक करने के लिए, तभी उसका प्रिवेंशन हो पाएगा। WHO ने भी एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था HIV इन्फेक्शन को, स्प्रेडिंग को रोकने के लिए। ओके, ब्लड बैंक्स जो हैं वो ऐसे बनाए जाएं वो HIV से सेफ़ हों, और हमेशा डिस्पोजेबल नीडल्स यूज़ की जाएं, सिरिंज यूज़ की जाएं। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हो कॉन्डोम्स का, ड्रग एब्यूज़ से दूर रखें, ड्रग एब्यूज़ से दूर रहें जो यंग जनरेशन है। सेफ सेक्स को एडवोकेट किया है, और रेगुलर चेकअप बहुत ज़रूरी है HIV का। तो इन्फेक्शन जो HIV का है और एड्स है वो ऐसा है कि जो छुपाया नहीं जा सकता। इन्फेक्शन अगर हम इसको रखेंगे कि नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि जितना हम इसका नहीं ध्यान रखेंगे उतना ही ये फैलेगा, बहुत ज़्यादा पीपल में ये स्प्रेड कर सकता है। HIV एड्स से इन्फेक्टेड पीपल है, उन्हें हेल्प चाहिए, ये नहीं है कि उन्हें सोसाइटी से एकदम अलग किया जाए। सोसाइटी जो रिकॉग्नाइज करती है प्रॉब्लम, तो चांसेस है कि वाइडर स्प्रेड भी हो सकता है डिजीज़ का, और कई गुना वो बढ़ जाए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है उसका सही नॉलेज होना कि कैसे फैलता है और उसको कैसे दूर किया जाए। ओके।
सोसाइटी मेडिकल फ्रेटर्निटी और सोसाइटी मिल के इसका स्प्रेड जो है उसको रोका जा सकता है कि हमें हमेशा फ्रेश सिरिंज यूज़ करनी है, ब्लड बैंक में सेफ्टी रहनी चाहिए, सही ब्लड आए, एड्स से जो ग्रसित है मरीज उसका ब्लड नहीं आए। तो ये सब चीज़ें जो हैं ध्यान रखने वाली हैं। तो इसके लिए कई अवेयरनेस प्रोग्राम है जो एनजीओज़ और गवर्नमेंट चला रही है। कैंसर इसी तरह से खतरनाक एक और बीमारी जिसको कैंसर, जो कि हमें सभी पता है, ऐसा डिजीज़ है, मेजर कॉज है। हर 5वें आदमी से पूछोगे तो वो अपने दादा या दादी या नाना या नानी की डेथ कैंसर से ही बताएगा। इतना ड्रेडिंग डिजीज़ है, जबकि मिलियन इंडियन सफ़र होते हैं इससे। ओके, तो कैंसर में लार्ज नंबर ऑफ हर साल जो है पीपल डाई। तो मैकेनिज़्म जो है इसके डेवलपमेंट ऑफ कैंसर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल है। ओके, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है सेल्स में, और इसमें ट्रीटमेंट और कंट्रोल जो है बहुत ज़रूरी है, और रिसर्च भी बहुत की जा रही है इस पर। तो हमारी जो बॉडी है उसमें सेल ग्रो होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं, और बहुत अच्छे से कंट्रोल और रेगुलेट होते हैं। कैंसर सेल जो होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। नॉर्मल सेल जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है, उनको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ओके, जिसमें वो क्या करते हैं, दूसरे सेल से कांटेक्ट करते हैं और उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। ओके, कैंसर सेल में क्या होता है, वो ये प्रॉपर्टी लूज़ कर जाते हैं, वो कंटिन्यू डिवाइड होते रहते हैं और बहुत मासेस ऑफ सेल्स बनाए थे, उसको बोलते हैं ट्यूमर। ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, बेनिग्न और मैलिग्नेंट ट्यूमर। ओके, ट्यूमर्स दो टाइप के हैं, एक है बेनिग्न और दूसरा है मैलिग्नेंट। बेनिग्न जो ट्यूमर होता है नॉर्मली ओरिजिनल लोकेशन पर ही होता है और स्प्रेड नहीं होता बॉडी में, और बहुत कम डैमेज करता है बॉडी को। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है बहुत मास होता है प्रोलिफरेटिंग सेल का, जो कि डिवाइड होते रहते हैं, उसको नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स बोलते हैं, जो कि दे ग्रो वेरी रैपिडली। नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स एक्टिवली डिवाइड होते हैं और ग्रो होते हैं, और इतना ग्रो होता है कि नॉर्मल सेल स्टार्व करता है, वो बिना न्यूट्रिएंट्स के रह जाता है, भूखा रह जाता है, और वाइटल न्यूट्रिएंट के लिए उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। Cells load from such tumors reach distant sites through blood, and wherever they get lodged in the body they start a new tumor। ये जहाँ जाता है ब्लड के थ्रू वहाँ पे नया ट्यूमर शुरू करते हैं। इसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं मेटास्टेसिस। मैलिग्नेंट ट्यूमर सबसे ख़तरनाक होता है कि ये जहाँ भी जाता है और डिस्टेंट साइट्स पे जाता है ब्लड के थ्रू, जहाँ जाता है नया ट्यूमर बना देता है। क्या कॉजेज़ क्या हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल्स मे बी इंड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट, जिनको एजेंट्स को बोलते हैं कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस के कारण फिजिकल, केमिकल एजेंट्स के थ्रू ओके ये डेवलप हो जाते हैं, इन एजेंट्स को कहते हैं। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन है, जैसे एक्सरेज के थ्रू, गामा रेज के थ्रू, रेडिएशंस के थ्रू, तो डीएनए डैमेज होता है और नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है एक्सरे के थ्रू, गामा रेज के थ्रू, और अल्ट्रावायलेट भी डीएनए का डैमेज करता है। और तो केमिकल कार्सिनोजेंस है, वो ज़्यादातर जो लोग तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, वो मेजर कॉज है लंग कैंसर का। तो कैंसर कॉजिंग वायरस को क्या बोलते हैं? ऑन्कोजेनिक वायरस। और जीन्स होती है जीन्स जिनको बोलते हैं वायरल ऑन्कोजेंस। वायरल ऑन्कोजीन्स।
सेवरल जीन्स है जैसे सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स और प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ये भी आइडेंटिफाइड की गई नॉर्मल सेल में। ये एक्टिवेट होती हैं किसी कंडीशंस, पर्टिकुलर कंडीशन में ये एक्टिवेट होती हैं। ओके, और जैसे ही वो सर्टेन कंडीशंस उन्हें फेवरेबल मिल जाती है, जैसे कोई सिगरेट ज़्यादा पीता है या तंबाकू ज़्यादा खाता है तो लंग कैंसर हो गया, तो वो जो है एक्टिवेट हो जाते हैं उस वक्त। ओके, और भी कई रीजंस हैं, फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, और कई ऐसे रीजंस हैं जो अभी तक रिसर्च में सामने नहीं आए, और बहुत सारे रीज़न है जिस कारण ये कैंसर डेवलप हो जाता है। पर अर्ली डिटेक्शन से क्योर हो जाता है, क्योंकि एक छोटा सा ट्यूमर है, उसे बाय ऑपरेशन निकाल दिया जाता है, बायोप्सी से किया जाता है, और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज से उस टिश्यू का और ब्लड का और बोन मैरो की स्टडी की जाती है। बायोप्सी में थोड़ा सा पार्ट लेते हैं, बॉडी का एक छोटा सा सेल का टुकड़ा जितना ले लेते हैं, और फिर उसको स्टडी करते हैं। पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू कट इनटू थिन सेक्शन टिश्यू काट देते हैं और उसको एग्जामिन करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, उसको हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ कहते हैं। तो उसमें टेक्निक यूज़ की जाती हैं रेडियोग्राफी की, कंप्यूटेड टोमोग्राफी की, और एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इससे कैंसर, इंटरनल ऑर्गन्स के कैंसर के बारे में पता लगता है। कंप्यूटर टोमोग्राफी में क्या यूज़ करती है, एक्सरे यूज़ करती है और जनरेट करती है 3 डायमेंशनल इमेज इंटरनल ऑब्जेक्ट्स की। ओके, हमने कभी किसी का सीटी स्कैन या एमआरआई देखा होगा, तो एक्सरे में तो थोड़ा ब्लैक होता है कि आपको बोन का खाली डिफेक्ट क्या है उतना दिखाई देता है, पर और सीटी स्कैनिंग में देखते हैं तो 3 डायमेंशनल इमेज भी एमआरआई में दिखाई देती है, क्योंकि एमआरआई में क्या होता है कि यू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, नॉन आयोनाइजिक रेडिएशन होती हैं, और पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस उससे पता लगता है लिविंग टिश्यूज़ के। एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट होती हैं। एंटीबॉडीज़ को भी किसी किसी कैंसर को डिटेक्ट करने के काम आता है। तो टेक्निक क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैन बी technique of molecular biology can be applied to detect genes in individual। क्या डिटेक्ट करने के लिए, इंडिविजुअल की जीन्स और इनहेरिटेड क्या ससेप्टेबिलिटी है किसी कैंसर की, स्टडी में भी पता लगता है। ओके, तो इंडिविजुअल्स जो है एडवाइस किया जाता है कि एक्सपोजर नहीं हो पर्टिकुलर कार्सिनोजेंस का। कार्सिनोजेंस मीन्स वो फैक्टर जो कि बढ़ावा देते हैं कैंसर को, जैसे कि तंबाकू है और स्मोकिंग है लंग कैंसर में। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, कॉमन अप्रोच है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर है सर्जरी है, रेडिएशन थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है। रेडियोथेरेपी में क्या होता है, ट्यूमर सेल्स को इरेडिएट करते हैं लीथली, और जो प्रॉपर केयर करते हैं ट्यूमर सेल के आसपास जो सेल है उनकी प्रॉपर केयर की जाती है, और उनको ट्यूमर सेल को इरेडिएट किया जाता है, उनको ख़त्म किया जाता है, और नॉर्मल टिश्यू को की केयर की जाती है। कई केमोथेरेपेटिक ड्रग्स भी आती हैं कैंसरस सेल को किल करने के लिए, और वो पर्टिकुलर ट्यूमर को किल करती हैं। और इन ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होता है, हेयर लॉस हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। कई कैंसर कम्बिनेशन ऑफ सर्जरी जैसे रेडियोथेरेपी और केमोथेरेपी की कम्बिनेशन से भी इलाज किया जाता है। ट्यूमर सेल जो है ये अवॉइड करता है डिटेक्शन और डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। ओके, कई बार ट्यूमर सेल डिटेक्ट भी नहीं होता और डिस्ट्रक्शन भी उतना नहीं करता है, पर फेवरेबल कंडीशन में वो फिर डेवलप हो जाता है। ओके, तो अल्फा इंटरफेरोन्स देते हैं, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर पेशेंट्स को दिए जाते हैं जो कि एक्टिवेट करते हैं इम्यून सिस्टम को और हेल्प करते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए
ट्यूमर को, अल्फा इंटरफेरॉन। अब है ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज़। तो जो कैंसर है, वैसे मैं बता दूँ, कैंसर और एड्स है, इसमें अभी भी रिसर्च चल रही है, क्योंकि पूरी तरह से क्योर नहीं हो पाता है। उसको थोड़ी देर के लिए हम अवॉइड कर सकते हैं कि हाँ थोड़े महीने और जी लिए, थोड़े और साल जी लिए। और ट्यूमर जहाँ तक है, अगर बहुत छोटा फॉर्म में है तो वो ठीक किया जा सकता है ऑपरेट करके, पर मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो क्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब है ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज। सर्वे और स्टेटिस्टिक्स शो करते हैं कि ड्रग्स और अल्कोहल जो है यूथ में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मतलब अल्कोहल आजकल ड्रिंक करना तो ऐसे ट्रेंड में है जैसे मतलब एक नॉर्मल चीज़ हो गई है। आप देखिए मूवीज़ है, उनमें भी एकदम ऐसे दिखाते हैं कि हाँ नॉर्मल चीज़ है, क्या है, ड्रिंक तो वैसे ही हो गया जैसे कोल्ड ड्रिंक पीना हो गया। इसी तरह से ड्रिंक करना यूथ में आ गया, और वो इतना जनरली दिखाते हैं, चाहे वो मूवीज़ हों चाहे वीडियोज़ हों, कि यूथ को भी लगने लग गया, या कोई बच्चा भी उस तरह की मूवी या वीडियोस देख रहा है तो उसे लगता है इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, इट इज़ सम लाइक दैट, या हम कोई शरबत पीते हैं, इवन कोल्ड ड्रिंक भी नुकसान करती है। तो इससे कंसर्न इसलिए है कि इसके कई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। प्रॉपर एजुकेशन और गाइडेंस चाहिए जिससे कि यूथ अपने आप को सेफ रखें और हेल्दी लाइफस्टाइल, कि फास्ट फूड खाना है, ड्रग्स ले लिए, ड्रिंक ले ली, और उसी में अपनी लाइफ ख़राब कर देते हैं और दूसरों को एब्यूज़ करते हैं। ड्रग्स कौन सी यूज़ की जाती है? ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्कलॉइड्स। मेजॉरिटी ऑफ ये जो है ऑब्टेन किए जाते हैं फ्लावरिंग प्लांट से और कुछ फंगाई से। ओपियोइड्स जो ड्रग्स होती हैं वो बाइंड कर देती हैं स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स को, जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है उसको बाइंड कर देती है। स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हमारे जीआईटी में प्रेजेंट्स हैं, उनको बाइंड कर देती है। हीरोइन कॉमनली जो है उसको स्मैक कहते हैं, जो कि केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन है, जो वाइट और ऑर्डरलेस होती है। और ये अपने मूवीज़ में भी देखा होगा, ड्रग्स जो लेते हैं कि मॉर्फिन कंज्यूम कर रहे हैं, स्मैक है ये ना, स्मैक यूज़ करते हैं। तो ये वाइट कलर का होता है ड्रग्स जो होते हैं, और इनका कोई स्मेल नहीं होती, थोड़ा कड़वा क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, और ये एसिटाइलाइन ऑफ मॉर्फिन से ऑब्टेन किया जाता है और एक्सट्रैक्टेड कहाँ से किया जाता है? लेटेक्स से। ये देखो, ये केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन, और ये ओपियम पॉपी। ओके, इस तरह से ड्रग्स बनाई जाती हैं। पॉपी प्लांट, पेपेवर सोमनीफेरम, या तो आपने टीवी में देखा होगा, या तो ऐसे सांस लेके अंदर खींच के उसको लेते हैं, या इंजेक्शन से लेते हैं। और हीरोइन क्या है? वो डिप्रेशन का काम करती है और बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर लेती है, इसलिए बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेने से कई बार डेथ भी हो जाती है, बॉडी प्रोसेस ज़्यादा ही स्लो हो जाता है। फिर है कैनाबिनॉइड्स। ये ग्रुप ऑफ केमिकल्स हैं जो कि इंटरेक्ट किससे करते हैं? कैनाबिनॉइड रिसेप्टर से, जो कि ब्रेन में प्रेजेंट है। अब आप देखिए जितनी ड्रग्स हैं वो ब्रेन पे सबसे पहले इफेक्ट कर रही हैं। तो ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? कैनाबिस सैटाइवा, लीव्स ऑफ कैनाबिस सैटाइवा से ऑब्टेन किया जाता है। ओके, जैसे तंबाकू है, तंबाकू भी एक तरह के पत्ते हैं, इसकी भी खेती की जाती है, पर दे आर, या अफीम है, ये सब की आप देखोगे तो पूरी खेती की जाती है और सब जगह बेचा जाता है। तो ये जो पूरी तरह से इस सबको जो है ख़त्म करना बहुत मुश्किल है, ड्रग्स हैं या इनके जो माफियाज़ हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि यूथ ही ये चीज़ ध्यान रखे कि मुझे ये चीज़ नहीं लेनी है। ओके, देखो समाज में आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी, ख़राब चीज़ें मिलेंगी, अच्छी बातें भी सुनने को मिलेंगी, ख़राब बातें भी सुनने को मिलेंगी, तो आपको अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। तो फ्लावर टॉप्स, लीव्स हैं, कैनिब्स प्लांट्स के यूज़ किए जाते हैं कई कम्बिनेशन, जिससे प्रोड्यूस, जैसे मार्जुआना, हशीश, चरस,
और गांजा हिंदी में आपने सुना होगा। जनरली टेकन बाय इनहेलेशन या ओरल इंजेक्शन, है ना, या ओरली खा लेते हैं या इंजेक्शन भी ले लिए जाते हैं, और ऐसे नाक के थ्रू भी सांस से लिया जाता है। और ये जो ओरल इंजेक्शन है या इनहेलेशन से जो लेते हैं वो किस पे इफ़ेक्ट करते हैं? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इफ़ेक्ट करते हैं बॉडी को। कोका एल्कलॉइड, इसको कोकीन बोलते हैं, ये कोका प्लांट इरिथ्रोजैलम कोका से ली जाती है, जो कि साउथ अमेरिका में पाया जाता है, उसी का नेटिव है। ये क्या करता है? न्यूरोट्रांसमीटर जो डोपामीन है उसमें इंटरफेयर करता है ट्रांसमिटेशन। अब आप ये देखिए जितने भी हैं वो ब्रेन पे इफ़ेक्ट डालते हैं, जितनी भी तरह के ड्रग्स हैं। कॉमनली उसको कोक या क्रैक बोलते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट होता है, इस कारण एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये एक बार तो इंसान सेंस ऑफ यूफोरिया होता है या इंक्रीज एनर्जी हो जाती है। एक्सेसिव डोसेस जो होती हैं कोकेन की, वो हॉल्यूसिनेशन डालती है, मतलब दिन में आपको सपने देखना, जो चीज़ नहीं है उसके बारे में सोचना है, या प्रेजेंट को पास्ट को या अपने सपनों को ही प्रेजेंट समझ लेना। ओके, तो फॉल्स आपको इमेजेस दिखती हैं हर चीज़ की। दूसरा हॉलोजेनिक प्रॉपर्टीज़ वाला प्लांट है एट्रोपा बेलेडोना और धतूरा। तो ये कैनाबिनॉइड्स जो होते हैं ये अब्यूज किए जाते, कई बार स्पोर्ट्स पर्सन ले लेते हैं कि हाँ बहुत एनर्जी बनी रहेगी, इससे एकदम एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। ओके, इसी कारण आजकल डोपिंग टेस्ट भी होता है, सुना होगा आपने कि ड्रग्स लिए कि नहीं लिए हैं, ये ड्रग्स से एकदम एनर्जी लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, तो स्पोर्ट्स में उनको आगे आने में, फर्स्ट आने में हेल्प मिलती है। ड्रग्स है जैसे बारबिट्यूरेट्स, एमीफेटामिन्स और बेंजोडायजेपाइंस और भी ड्रग्स हैं जो कि मेडिसिन की तरह यूज़ कर जाती हैं, जो कि पेशेंट को मेंटल इलनेस में हेल्प करती हैं। हमने पहले ही बताया है कि डिप्रेशन में आ जाता है, तो इस कारण इस तरह की मेंटल इलनेस और डिप्रेशन में ये इफ़ेक्टिव होती है। मॉर्फिन जो होती है बॉडी इफ़ेक्टिव सेडेटिव और पेन किलर है। ये देखो, जो हर चीज़ का नशा होता है, आपने सुना होगा कई लोगों को कफ सिरप का नशा होता है या सिर पे बाम लगाने का नशा होता है। तो कोई भी चीज़ एक्सेस में है तो वो आपकी आदत बन के फिर वो कमज़ोरी बन जाती है और वो फिर बीमारियों का घर बन जाती है। ओके, जैसे कफ सिरप है, तो मैंने सुना है कि लोग कफ सिरप पीते हैं, फिर उनको हैबिट पड़ जाती है, वो रोज़ एक ढक्कन कफ सिरप पीते हैं। पीते पीते फिर इतना एक्सेस में पी लेते हैं कि पहले तो अच्छा लगना शुरू होता है, नींद आ जाती है क्योंकि उसमें भी सेडेटिव्स होते हैं। ओके, तो आप दुनिया भूल जाते हो। अल्कोहल भी होता है थोड़ी मात्रा में। तो ड्रग्स डाली जाती है मेडिसिन में, पर इतने कम अमाउंट में कि आपको फ़ायदा करें। पर किसी भी चीज़ को आप एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ हार्मफुल, तो जब एक्सेस में ले लेते हो तो वो नशे का काम करती हैं और उसके बाद बीमारियां ले आती हैं, ना कि वो मेडिसिन में कोई यूज़ होती हैं। ओके, मॉर्फिन जो इफ़ेक्टिव सेडेटिव है, पेन किलर भी है, पेशेंट्स में यूज़ की जाती है जो सर्जरी में जाते हैं, पर एक्सेस में क्या होता है, बीमार कर देती है। कई प्लांट्स और फूड हैं जिनमें हॉल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि बहुत सालों से यूज़ की जा रही हैं, बहुत सालों से यूज़ की जा रही हैं। ड्रग्स में तो यूज़ किए जाते हैं कुछ कुछ अमाउंट में। आप देखिए स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल भी कफ सिरप में होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है आप एक्सेस में कोई लोगे, अगर चाय भी आप 1 कप लेते हो, 2 लेते हो, और उसके बाद अगर, तो आप क्या बोलते हो 10-10 कप पीता हूँ, इसका मतलब आपको एडिक्शन हो गया उसका। तो एडिक्शन के बाद क्या होता है, वो कोई ना कोई बीमारी, आपको एसिडिटी रहने लग जाएगी, फिर आपको जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारियाँ होने लग जाएंगी। हॉल्यूसिनेशन क्या होता है, सीइंग और हियरिंग समथिंग दैट इज़ नॉट रियली देयर। क्योंकि आप बीमार और आपने कोई ड्रग ले ली है, तो ये क्या एक तरह से बीमारी या नशे में होने वाला दृष्टि भ्रम है, ऐसी बातें देखना जो है ही नहीं। तो इस तरह की चीज़ें होने लग जाती हैं। ओके, कई बारी की सेरेमनीज़ में
इस तरह की मेडिसिन रिलीजियस सेरेमनीज़ में भी यूज़ की जाती हैं। ओके, जैसे लोग भांग वगैरह एक छोटे अमाउंट में लो तो हल्का सा नशा करेंगे, ज़्यादा अमाउंट में लोगे तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। जब ये पर्पस के लिए मेडिसिनल यूज़ के लिए लिया जाता है तो उसका अमाउंट बहुत थोड़ा होता है और वो किसी के फिज़िकल, फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल फंक्शन को डिस्टर्ब नहीं करता है। पर मेडिसिन की जगह अदर पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा तो ये रोक देगा फिज़िकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शंस, और इसको बोलते हैं ड्रग एब्यूज़। इसको क्या बोलेंगे? ड्रग एब्यूज़ बोलेंगे। ओके, तो जो स्मोकिंग है ये भी इट इज़ द वेट फॉर हार्ड ड्रग्स, क्योंकि स्मोकिंग करते करते कोई और कोई चीज़ ट्राई करने को देता है तो वो भी ले लेते हैं। तंबाकू है, वो 400 साल से यूज़ किया जा रहा था, तो तंबाकू ही सिगरेट में बना होता है, वो तो उसको फिर धुआं तो उसको स्मोक्ड भी कर सकते हैं, मुंह में भी चबाते हैं, स्नफ भी कर सकते हैं। तंबाकू लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, निकोटिन और एल्कलॉइड होता है। निकोटिन जो होता है वो एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और क्या मिलता है उसमें? रिलीज़ एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन ब्लड सर्कुलेशन में डाल देता है, जिसके कारण बीपी इंक्रीज़ हो जाता है और हार्ट रेट भी इंक्रीज़ हो जाती है। और इस स्मोकिंग से कैंसर के भी और लंग और यूरिनरी ब्लैडर और थ्रोट, ब्रोंकाइटिस, कोरोनरी हार्ट डिजीज़, गैस्ट्रिक अल्सर, ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। और सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है कैंसर ऑफ ओरल कैविटी का। और जब उसी तंबाकू को सिगरेट में डाल के स्मोक किया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट ब्लड में बढ़ जाता है। ओके, और जो हीमोग्लोबिन बाउंड ऑक्सीजन है वो डिक्रीज़ हो जाता है, तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी भी बॉडी में हो जाती है। तो सिगरेट पीते हुए पैकेट में वार्निंग देखते ही नहीं है, जो कहते हैं इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, हम मानते हैं सोसाइटी में यंग है, ओल्ड है, सब यूज़ करते हैं, सिगरेट पीते हैं, पर जब आपको डेंजर पता है स्मोकिंग का तो आपको लगता है कि मैं जब जो कोई शुरू करता है तो वो सोचता है कि इसका एडिक्शन थोड़ी होगा, मैं कभी कभार दोस्तों के साथ ले लो तो एक प्रेस्टीज पॉइंट हो जाता है ना। 4 लोग जो सिगरेट पीते हैं वो जो 5वां नहीं पीता उस पर हंसने लग जाता है, चाहे वो ड्रिंक हो, चाहे वो बियर हो, विस्की हो, चाहे सिगरेट हो, और उस प्रेशर में इंसान ले लेता है और उसके बाद उसे एडिक्शन हो जाता है। इसके लिए काउंसलिंग और मेडिकल हेल्प की बहुत ज़रूरी है। ओके, अब है एडोलेसेंस एंड एडोलेसेंट एंड ड्रग एडोलेसेंट एंड ड्रग एल्कोहल एब्यूज़। एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड और प्रोसेस है जब चाइल्ड मैच्योर होता है इन टर्म्स ऑफ हिज एटीट्यूड्स और बिलीव्स और पार्टिसिपेट करता है सोसाइटी में। ये 12 से 18 साल के बीच का पीरियड होता है जिसको एडोलेसेंट बोलते हैं, और एक लिंक है चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में। कई बायोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं, फिज़िकली और बिहेवियर भी चेंज होता है। ये बहुत वल्नरेबल फेस है मेंटल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का। इसमें कई हमें क्यूरियोसिटी होती है, कई चीज़ों को जानना होता है, एडवेंचर और एक्साइटमेंट होता है, एक्सपेरिमेंटेशन होता है, और इसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स में यंगस्टर्स ड्रग्स और अल्कोहल यूज़ करते हैं। ओके, और ये नेचुरल क्यूरियोसिटी है कि उसका मन करता है मैं भी देखूं कैसा होता है, एक बार चखने में क्या हर्ज है, एक बार ड्रग्स लेने में क्या हर्ज है। तो ड्रग और अल्कोहल जो है हमें कभी भी अपनी क्यूरियोसिटी का पार्ट या एक्सपेरिमेंटेशन का पार्ट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो क्यूरियोसिटी के कारण बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है उसको छुड़ाना। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे आप एडल्टहुड की तरफ बढ़ते हो, मैच्योर होते हो, तो आपको लाइफ की प्रॉब्लम, स्ट्रगल, स्टडी से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, वो जैसी आप प्रॉब्लम फेस करते हो और उनसे जब घबरा जाते हो तो आप फिर ड्रग और अल्कोहल यूज़ करते हो।
और यही कारण स्ट्रेस हो जाता है और प्रेशर के कारण, क्योंकि प्रेशर बहुत है, एक्सेल करना है एकेडमी में, और इसी स्ट्रेस के कारण एल्कोहल और ड्रग्स ट्राई करते हैं यंगस्टर्स। परसेप्शन क्या है, यंग क्या कहते हैं, ये कूल है, प्रोग्रेसिव है, भाई हम बहुत फॉरवर्ड हैं, भाई हम तो स्मोक करते हैं, ड्रग्स और अल्कोहल तो कॉमन है। क्यों है? क्योंकि यूज़ टेलीविज़न है, जो मैं पहले भी कह रही थी, मूवीज़ हैं, न्यूज़पेपर है, उनमें एड्स आते हैं, मूवीज़ में दिखाते हैं, स्टाइल स्टेटमेंट ऑफ स्टाइल है स्टाइल स्टेटमेंट है लोगों का, कि भाई हीरो आ रहा है तो वही ड्रग्स ले रहा है या दोस्तों के साथ सिगरेट पी रहा है, ड्रिंक कर रहा है, एंड इट इज़ अ कॉमन थिंग। और उसको इस तरह से दिखाया जाता है कि कोई दिक्कत नहीं है इसको लेने में, पर ये बहुत बड़ा एडिक्शन है और ये बहुत बड़ा फैक्टर है, टेलीविज़न, मूवीज़, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, जो कि प्रमोट करते हैं इन चीज़ों को। गुटखे के आप देखते हो कितने ऐड आते हैं टीवी में। तो अदर फैक्टर्स जो भी एसोसिएटेड है ड्रग और अल्कोहल के अब्यूज़ में एडोलेसेंस में, वो बहुत ही अनस्टेबल हो जाते हैं और पीयर प्रेशर के कारण फैमिली को तो सपोर्ट नहीं करते और दोस्तों का प्रेशर होता है, उसमें फंस जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि पेरेंटल गाइडेंस बहुत अच्छी मिले बच्चों को, जिससे वो इन सब चीज़ों से दूर रहें। तो ये एडोलेसेंस और ड्रग एल्कोहल अब्यूज़। कल हम पढ़ेंगे एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस ऑफ दिस चैप्टर वी विल स्टडी tomorrow. So I hope you understand this chapter. It is a very interesting chapter. Okay, so please like, share and subscribe my channel and please comment also. आपको कितने अच्छे समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिए। ओके, थैंक यू।